मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर दिए हुए मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 को हल करेंगे। चूंकि प्रश्न पत्र दो भागों में बटा होता है, खंड आ और खंड ब। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से प्रत्येक 1 अंक के होते हैं, उनको आज हम हल करेंगे। तो देखते हैं सैंपल पेपर, कक्षा 10, विषय गणित, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश: नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। आज हम इस प्रश्न पत्र के पहले खंड को हल करेंगे। तीसरा पॉइंट है, खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। तो जो खंड आ में 20 प्रश्न होंगे, उन सभी के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। चौथा निर्देश है, OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। पांचवा है, दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। छठा है, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। सातवां, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। आठवां पॉइंट है, 8वें में कह रहा प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है। 9वां, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर दिए हुए प्रश्न पत्र को हल करने के सामान्य निर्देश हैं। अब देखते हैं, आज के भाग में हम खंड आ के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो इस प्रकार से 20 प्रश्नों के 20 अंक होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। तो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसके सभी 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। जिसका पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम यानी लासा 60 तथा एचसीएफ यानी मासा 3 है। एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये सूत्र है। तो उस सूत्र से अगर हम दूसरी संख्या निकालें, तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र बनता है, दूसरी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा
अपान पहली संख्या इसी सूत्र में हम मान रख देंगे। तो देख रहे हैं माशा दिया है 3 और लाशा का मान 60 है, अपान पहली संख्या 12 है। तो यदि 12 से हम 60 को काटें, 12 पंचे 60, 5 तेईं 15, तो इस प्रकार से दूसरी संख्या का मान 15 होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड सही है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या अर्थात ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य नहीं है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। विकल्प है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या एक। तो चूंकि एक परिमेय संख्या जो कि शून्येतर यानी शून्य से हट के शून्य नहीं है, शून्य के अतिरिक्त परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो यदि हम एक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हमने 3 मान लिया, 3 एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या जैसे √2 ले लेते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल यानी 3 × √2 क्या होगा। तो देखते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल, वो भी एक शून्येतर परिमेय का सदैव एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो सदैव अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो दिए हुए समीकरणों की अगर रेखा युग्म के व्यापक समीकरणों से तुलना करें, तो पहले समीकरण x + 2y - 5 = 0, x + 2y - 5 = 0 से देखें तो a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे तो a1 का मान 1, b1 = 2 और c1 = -5। इसी प्रकार दूसरी रेखा 4x + 8y - 20 = 0 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करें तो a2 का मान 4, b2 का मान 8 और c2 -20। अब हम a1/a2 निकालेंगे। a1 देख रहे हैं 1 है और a2 का मान 4, तो a1/a2 का मान 1/4 प्राप्त होता है। b1/b2 देख रहे हैं 2/8, सरल करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, इसका मान भी 1/4। अब c1/c2 -5/-20, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20,
तो 1/4 इसका भी मान मिलता है। तो देख रहे हैं तीनों मान बराबर हो जाते हैं, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/V2 इक्वल टू C1/C2। तो चूंकि तीनों मान बराबर हैं, इसलिए दोनों रेखा युग्मों के समपाती होने का प्रतिबंध है। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो विकल्प नंबर सेकंड सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। वह सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले दी हुई संख्याओं में से जो शेषफल प्राप्त होता है हम उसको माइनस कर लें। तो 70 माइनस 5 निकालेंगे 65 मिल जाएगा। और इसके बाद 125 माइनस 8, तो 117, 8 125, तो यानी 117 बचा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं के हम खंड कर लेंगे। तो 65 के खंड करेंगे, 13 पचे 65, 13 × 5 और 117, 13 9 117, 13 × 3 × 3। तो इन दोनों संख्याओं का यदि हम माशा देखें, तो माशा यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 प्राप्त होता है। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी, जिससे 70 और 125 को अगर विभाजित किया जाए तो क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। तो 13 देख रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट पर दिया है, तो इसका विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो सबसे पहले हम 3 के प्रथम 5 गुणज लिखते हैं। तो 3 के प्रथम 5 गुणज होंगे 3, 6, 9, 12 और 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज हैं। अब इनका योग कह रहा, तो इनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने में देखिए 6, 3 + 6 मिलकर के 9, 9 + 9 18, और 18 12 अगर जोड़ें, 18 2 20 10 30, और 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया है। तो इसका योग 45 प्राप्त हुआ। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल 45, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए हुए हैं और इनके आधार पर 4 ऑप्शन हैं। तो हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है।
तो दिए हुए द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम विविक्तिकर का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण की अगर व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करें, तो तुलना करने पर a का मान 2 और b का मान -4 और c का मान 3 प्राप्त होता है। विविक्तिकर b² माइनस 4ac b² - 4ac ज्ञात करेंगे। तो b का मान देख रहे हैं -4 दिया है, -4 का स्क्वायर -4ac a देख रहे हैं 2 है और c का मान 3 है। सरल करते हैं, -4 का स्क्वायर 16 -4 दूनी 8 त्रिक 24 और 16 से 24 घटाएंगे -8 मिलेगा। तो देख रहे हैं विविक्तिकर ऋणात्मक है अर्थात 0 से कम है। अब देखते हैं विकल्पों को। पहला विकल्प है दिए गए समीकरण के विविक्तिकर 0 से कम है। तो देख रहे हैं ए नंबर सही कह रहा 0 से कम है, -8 मिलता है। बी नंबर समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि जब भी विविक्तिकर का मान 0 से कम आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते अर्थात काल्पनिक होते हैं। तो ये भी सत्य है। कह रहा समीकरण के विविक्तिकर 0 है, तो देख रहे हैं ये असत्य है, 0 नहीं है बल्कि -8 है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो ये भी असत्य है, क्योंकि मूल वास्तविक तब होते हैं जब विविक्तिकर का मान 0 या 0 से अधिक हो। तो इसमें देख रहे हैं ए और बी कथन सही हैं। अब हम ऑप्शन में जाएंगे। फर्स्ट कह रहा ए और बी सही है, सेकंड ए और डी सही है, थर्ड सी और डी सही है, केवल ए सही। तो देख रहे हैं इसमें हमारा ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ए और बी सही हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है AOBC। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03, O00 और B50 हैं। इसका विकर्ण है। प्रश्नानुसार सबसे पहले हम आयत बनाएंगे। कह रहा AOBC एक आयत है AOBC एक आयत है। तो A का निर्देशांक 03 जो y अक्ष की धन दिशा में पड़ेगा। A मान लेते हैं बिंदु 03, O मूल बिंदु 00 और B 50 है। AOBC क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो इस प्रकार से यदि आयत बनाएं तो इस प्रकार से बनेगा AOBC। अब इसका भी निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि x अक्ष पर ये 5 हो गया, y अक्ष में 3, तो ये निर्देशांक 5, 3 मिल जाएगा। अब इसका विकर्ण पूछ रहा, तो अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण जैसे AB, इस विकर्ण की माप ज्ञात करना है। तो ये OB की माप 5 इकाई, OA की माप 3 इकाई। तो यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय से निकालें तो AB का स्क्वायर बराबर बनेगा OA² प्लस OB²। OA देख रहे हैं 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस OB 5 है, 5 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 जोड़ दिए 34। तो इस प्रकार से विकर्ण ए बी की माप √34 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। क्योंकि समीकरण का एक मूल 1/2 है, इसलिए अगर हम x के स्थान पर 1/2 रख दें तो समीकरण संतुष्ट होगा। तो x बराबर 1/2 इसमें रख देते हैं। x बराबर 1/2 रखने पर तो x के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। 1/2 का स्क्वायर की 1/4 प्लस k इंटू 1/2 अर्थात k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। इस प्रकार से k/2 5/4 उधर ले गए प्लस में गया, 1/4 ले गए माइनस में आया। तो इस प्रकार से k/2 इक्वल टू 5/4 से 1/4 घटाएं 4/4, काट के सरल किए 1 मिला। तो इस प्रकार से k बराबर 2 और 1 का गुणनफल 2। तो k का मान 2 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 2 सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होने की अगर हम कंडीशन देखें, जैसे कह रहा दो त्रिभुज समरूप होते हैं। फर्स्ट है, यदि इनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होने का एक प्रतिबंध है। सेकंड, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये भी समरूप होने का एक प्रतिबंध है। थर्ड में दिया उपर्युक्त दोनों। तो देख रहे हैं फर्स्ट भी है सेकंड भी है, इसका मतलब ये विकल्प हमारा सही है। और चौथा इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो विकल्प नंबर 3 सही है। तो विकल्प 3 इसका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो देखते हैं प्रश्नानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कह रहा है कि कोण C 90 अंश है। तो 90 अंश वाले को हम C नाम दे देते हैं। और AB मापी दी हुई है। AC कह रहा 3 सेंटीमीटर, AC की माप 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर। कह रहा C से जाने वाली माध्यिका, चूंकि माध्यिका किसी भुजा के मध्य बिंदु और सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड होता है, इसलिए AB का मध्य बिंदु मान लीजिए M है, तो C और M को मिलाएंगे तो CM रेखाखंड
बिंदु सी से होकर जाने वाली त्रिभुज की माध्यिका होगी। तो इस माध्यिका की लंबाई माप हमको बताना है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर देखें, समकोण त्रिभुज एसीबी में समकोण त्रिभुज एसीबी में यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण AB की माप निकाल लें तो AB का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जानते हैं 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 25। इस प्रकार से AB की माप आ जाएगी 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। AB की माप 5 सेंटीमीटर आ जाती है। और अब हमको माध्यिका CM की माप निकालना है। क्योंकि हम एक प्रमेय पढ़े हैं, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कर्ण का आधा होता है। तो इस प्रकार से CM की माप कर्ण की आधी, कर्ण AB देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर मिली है, तो 5 का आधा अर्थात 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है। 2.5 सेंटीमीटर ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। चूंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस भी इधर ले आए तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं टेन 45 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से थीटा बराबर 45 अंश। अब हमको मान पूछ रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। थीटा का मान रख दें साइन 45 अंश, 4 घात है 4 घात लगाते हैं प्लस कॉस 45 अंश। दोनों के मान रख देंगे साइन 45 1/√2 की घात 4 प्लस 1/√2 की घात 4। सरल करेंगे √2 का स्क्वायर 2 और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो 1/4 प्लस 1/4 हल करने पर 2/4 या सरल करें तो 1/2 मिलता है, जो कि ऑप्शन थर्ड पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड 1/2 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो देखिए अगर इन दिए हुए विकल्पों में हम मान रख करके जांच करें
तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यदि हम ए के स्थान पर 0 अंश रखते हैं तो 0 के साथ 2 का गुणा होगा, 0 ही हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। साइन 0 0 0 से गुणा हुआ तो इधर भी। तो देख रहे हैं 0 अंश के लिए दिया हुआ ये समीकरण सत्य है। सेकंड, अगर हम 30 से जांच करें तो 30 दुनाई 60 और साइन 60 का मान √3/2 और इधर रखते हैं तो 2 इंटू साइन 30 1/2 कट के बराबर 1 मिलेगा। तो ये संतुष्ट नहीं करता है। 45 रखेंगे, साइन 2 गुणे 45 यानी साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। जबकि राइट हैंड साइड में 2 इंटू साइन 45 तो 2 इंटू 1/√2 सरल करने पर √2 आता है। तो ये भी संतुष्ट नहीं करता। 60 अंश रखते हैं तो साइन 2 गुणे 60 साइन 120 बनेगा और साइन 120 अंश का मान साइन 60 का यानी √3/2 और इधर साइन 2 इंटू साइन 60 साइन 60 √3/2 सरल करेंगे तो ये √3 के बराबर मिलेगा। तो दोनों साइड बराबर नहीं आती। तो दिए गए 4 ऑप्शन में केवल 0 अंश समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो दिया हुआ मान है 4 tan थीटा इक्वल टू 3। इससे अगर हम tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा इक्वल टू मिलेगा 3/4। आप पाइथागोरस की प्रमेय से tan थीटा जानते हैं, लंब बटे आधार होता है। अब अगर हम कर्ण की माप निकालें तो जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान रख देंगे, लंब देख रहे हैं 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 आया और 25 का वर्गमूल ले लें तो कर्ण की माप इस प्रकार से 5 आ जाएगी। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकालें। साइन थीटा जानते हैं लंब बटे कर्ण और लंब 3 है, कर्ण 5 मिला। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार की माप 4 है, कर्ण की माप 5 है, तो 4/5 मिलता है। अब इन मानों को हम जो पूछ रहा है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसमें रख करके सरल करेंगे। 4 sin थीटा 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। मान रख करके देखते हैं तो 4 इंटू साइन थीटा मिला 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 अपान 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 और सरल करेंगे तो सरल करने पर देखिए 4 × 12/5 माइनस 4/5 हर में 4 × 12/5 प्लस 4/5 घटाएंगे, 12 से 4 घटाए 8/5 और 12 × 4 = 16
16/5, सरल कर ले 5 5 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1/2 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 3 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि sec a + tan a इंटू 1 - sin a का मान होगा। sec a, sin a, cosec a, cos a, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखते हैं सरल करके sec a + tan a। तो देखिए sec a + tan a को अगर हम सरल करें तो sec होता है 1/cos a प्लस tan a sin a/cos a इंटू 1 - sin a। लासा लेंगे cos a मिलेगा लासा, तो ये आया 1 + sin a इंटू 1 - sin a। तो देख रहे हैं अंश में 1 + sin a 1 - sin a मिल करके वर्गांतर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर a अपान cos a। जानते हैं 1 - sin स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a अपान cos a। cos की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल कर देते हैं, तो cos की एक घात मिलती है cos a। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा, πr² θ/360 अंश। तो देख रहे हैं शेष किसी विकल्प में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लिखा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो सुराही का आकार हम देखते हैं कि नीचे से गोलाकार और ऊपर से बेलनाकार होती है। 4 ऑप्शन हैं, एक गोला और एक बेलन, सेकंड एक अर्धगोला और एक बेलन, और थर्ड में 2 अर्धगोले, और फोर्थ कह रहा एक बेलन और एक शंकु। इसमें सही उत्तर है एक गोला और एक बेलन। एक गोला और एक बेलन के आकार की सुराही होती है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं लिखते हैं। तो अगर देखें तो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं मिलेंगी 1, 3, 5, 7, 9। ये 1 से 10 तक के बीच की धनात्मक विषम संख्याएं हैं। अब इसमें इनका माध्य पूछ रहा, तो सबसे पहले तो हम इनका योग निकालेंगे और माध्य का सूत्र है
माध्य का अगर हम सूत्र देखें, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स यानी पदों का योग करते हैं। 1+3 मिल करके, देखिए 1+3 करें 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे 9 7 16, और 16+9 मिलकर के 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका योग 25 मिला अपान एन यानी पदों की संख्या। तो देख रहे हैं कुल 5 पद हैं, 5 × 5 = 25। तो इस प्रकार से इसका माध्य 5 मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। तो देख रहे हैं आंकड़े हमारे सारे आरोही क्रम में दिए हुए हैं। तो देखा जाए तो इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 अर्थात सम है। तो माध्यिका में हम सम पदों का सूत्र लगाएंगे। तो n बराबर जो दिया है n का मान 6 है अर्थात सम है। तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका ME इक्वल टू, अगर देखें तो सूत्र है n/2वें पद का मान, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और इसके बाद पूरे का बटे 2। तो n के स्थान पर देख रहे हैं कुल 6 मिलता है। 6/2 यानी 3वां पद, तीसरा पद कह सकते हैं, 3वां पद प्लस 3 + 1 यानी 4वां पद बटे 2। तो देख रहे हैं 3वां पद यानी तीसरे पद का मान क्या है 16। तो 16 प्लस चौथा है 17/2। 16 में 17 जोड़ दिए, 16 दूनी 32, 1 33, 33/2। तो देख रहे हैं 33/2 विकल्प नंबर 3 पर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 33/2 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 19वां प्रश्न है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध है, इनके बीच संबंध का सूत्र है बहुलक बराबर, देखिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर तीन गुणे माध्यक, माध्यक को ही माध्यिका भी कहते हैं, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ये माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। इसी में हम मान रख देंगे। देख रहे हैं बहुलक 45 दिया है, बहुलक के स्थान पर 45 हमने रख दिया, इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, माध्यक माध्यिका निकालना है ME रख देते हैं, -2 इंटू माध्य, माध्य देख रहे हैं 27 दिया है। अब इसको सरल करेंगे 45, और देख रहे हैं 27 दूनी 54, 54 इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका 3ME। 45 में 54 जोड़ दिए तो 5 4 9, 5 4 9, और 3 भी इधर लाएंगे बटे में मिल जाएगा। तो ME इक्वल टू अर्थात माध्यिका बराबर मिलेगी, 3 से 99 काट देंगे, 33 × 99, तो 33 मान प्राप्त होता है माध्यिका का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर दिया है।
ऑप्शन सेकंड सही है। आप देखते हैं अंतिम प्रश्न 20वें में दिया है, जब एक पाशी को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए, जब एक पासी को फेंका जाएगा तो पासी में चूंकि कुल 6 अंक होते हैं, तो ऊपर कोई भी अंक आ सकता है। तो जो कुल ढंग हैं वो हमारे 6 मिलते हैं। कुल ढंगों की संख्या या कुल ऊपर आने वाले संख्याओं की जो संख्या मिलेंगी वो 6 है। कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। आप प्रश्न कह रहा है कि 3 से छोटी यानी अनुकूल ढंग हमारा क्या है? 3 से छोटी वो भी विषम संख्या। अनुकूल ढंग देखें तो अगर हम अनुकूल ढंग की बात करें, अनुकूल ढंग होगा 3 से छोटी विषम संख्या। तो 3 से छोटी विषम संख्या मात्र एक है, अर्थात अनुकूल ढंग एक है। तो अभीष्ट प्रायिकता होती है अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, अर्थात 1/6। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट 1/6 है। अब हम ये हमारा पहला खंड आ हुआ। दूसरा खंड बा को हम अगले अंक में पढ़ेंगे। खंड बा अगले अंक में खंड बा को पढ़ेंगे। तो खंड बा पढ़ने के लिए यदि आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और खंड बा को हम अगले अंक में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।